कहानी का शीर्षक है मलबे का मालिक। इसके लेखक हैं श्री मोहन राकेश। पूरे 7.5 साल के बाद लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थीं, जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक खास आकर्षण का केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख फतहदीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सुक्खी भठियारन की भट्ठी थी, जहां अब वह पान वाला बैठा है। यह नमक मंडी देख लो खान साहब। यहाँ की एक एक ललाइन वह नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्की टोपियाँ दिखाई दे रही थीं। लाहौर से आए हुए मुसलमानों में काफी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर छोड़कर जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिर आता। वल्लाह, कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सबके सब मकान जल गए? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी न, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते, वली, यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है। इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकतापूर्वक उसकी ओर देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर शंकित से रास्ते हट जाते थे, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते थे। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे कि आजकल लाहौर का क्या हाल है। अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं? सुना है शाहालमी गेट का बाजार पूरा नया बना है। कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। वहां का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है। यह ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था कि लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है, जिसके हालात जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए हुए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को खामखा खुशी का अनुभव होता था। बाजार बांसा अमृतसर का एक उपेक्षित सा बाजार है, जो विभाजन से पहले गरीब मुसलमानों की बस्ती थी। वहां ज्यादातर बांस और शहतीरों की ही दुकानें थीं, जो सबकी सब एक ही आग में जल गई थीं। बाजार बांसा की आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बांसा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में आ तो गई, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें तो फिर से खड़ी हो गई थीं, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच में मलबे के ढेर अजीब ही वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बांसा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के ज्यादातर बाशिंदे तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें शायद लौटकर आने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बूढ़ा मुसलमान ही उस वीरान बाजार में आया और वहां की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलिया में पड़ गया। बाएं हाथ को जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके कदम अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहां बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे निश्चय नहीं हुआ कि वह वही गली है या नहीं जिसमें वह जाना चाहता है।
गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी काड़ा खेल रहे थे और कुछ अंतर पर दो स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरी को गालियां दे रही थीं। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदलीं। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पाजामे से बाहर को निकल रहे थे और घुटनों के थोड़ा ऊपर ही उसकी शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली में एक बच्चा रोता हुआ बाहर को आ रहा था। उसने उसे पुचकार कर पुकारा, इधर आ बेटे, आ इधर देख, तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा क्षण भर के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसने होंठ बिसूर लिए और रोने लगा। एक 16-17 बरस की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे की बाह पकड़कर उसे घसीटती हुई गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी बाह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे बाहों में उठाकर अपने साथ चिपका लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर मेरा वीर, रोएगा तो तुझे वह मुसलमान पकड़ कर ले जाएगा, मैं वारी जाऊं, चुप कर। बूढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतारकर उसने वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने जरा-जरा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहां पहले ऊंची ऊंची शहतीरियां रखी रहती थीं, वहां अब एक तिमंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर दो मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ होकर बैठी थीं। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उड़ते हुए ज़रो को देखता रहा। फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता हुआ गली की ओर आया और बुढ़े को वहां खड़े देखकर उसने रुककर पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस तरह खड़े हैं? बुढ़े मुसलमान की छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी हुई और उसने होठों पर जबान फेरकर नवयुवक को ध्यान से देखते हुए पूछा, बेटे, तेरा नाम मनोरी तो नहीं है? नवयुवक ने चाबियों का गुच्छा हिलाना बंद करके मुट्ठी में ले लिया और आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? 7.5 साल पहले तू बेटे इतना सा था। यह कहकर बुढ़े ने मुस्कराने की कोशिश की, आप आज पाकिस्तान से आए हैं? मनोरी ने पूछा। हाँ, मगर पहले हम इसी गली में रहते थे। बुढ़े ने कहा, मेरा लड़का चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो नहीं मिल सकते, मगर मैंने कहा कि एक बार मकान की सूरत ही देख लूं। और उसने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरते हुए आंसुओं को बहने से रोक लिया। आप तो शायद काफी पहले ही यहाँ से चले गए थे, मनोरी ने स्वर में संवेदना लाकर कहा। हाँ बेटे, मेरी बदबख्ती थी कि पहले अकेला निकलकर चला गया। यहाँ रहता तो उनके साथ मैं भी। और कहते कहते उसे एहसास हो आया कि उसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उसने बात मुंह में रोक ली, मगर आंख में आए हुए आंसुओं को बह जाने दिया। छोड़िए गनी साहब, अब बीती बातों को सोचने में क्या रखा है? मनोरी ने गनी की बाह पकड़कर कहा, आइए, आपको आपका घर दिखा दूं। गली में खबर इस रूप में फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन उसे पकड़कर घसीट लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर पाते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थीं, वे अपने अपने पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गईं। गली में खेलते हुए बच्चों को भी उन स्त्रियों ने पुकार पुकार कर घरों में बुला लिया। मनोरी जब गनी को लेकर गली में आया
तो गली में एक फेरीवाला रह गया था या कुएं के साथ उगे हुए पीपल के नीचे रखा पहलवान बिखरकर सोया दिखाई दे रहा था। घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से अलबत्ता कई चेहरे झांक रहे थे। गनी को गली में आते देखकर उनमें हल्की हल्की चेमेगोइयां शुरू हो गईं। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद लोगों ने चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचान लिया था। वह आपका मकान था। मनोरी ने दूर से एक मलबे की ओर संकेत किया। गनी पल भर के लिए ठिठकर फटीफटी आंखों से उसकी ओर देखता रह गया। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफी अरसा पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस रूप में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई, उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से ज्यादा खुश्क हो गई और घुटने भी और ज्यादा कांपने लगे। वह मलबा? उसने अविश्वास के स्वर में पूछा। मनोरी ने उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखा। उसने उसकी बाह को और सहारा देकर ठहरे हुए स्वर में उत्तर दिया, आपका मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी का सहारा लेता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें फंसी थीं। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से न जाने कब का निकाल लिया गया था। केवल जले हुए दरवाजे की चौखट न जाने कैसे बची रह गई थी, जो मलबे में से बाहर को निकली हुई थी। पीछे की ओर दो जली हुई अलमारियां और बाकी थीं, जिनकी कालिख पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, यह रह गया है, यह? और जैसे उसके घुटने जवाब दे गए और वह जली हुई चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा लगा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज निकली, हाय ओए चिराग दीना। जले हुए किवाड़ की चौखट 7.5 साल मलबे में से सिर निकाले खड़ी तो रही थी, मगर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ गिरे। लकड़ी के रेशों के साथ एक केंचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ बनी ईंटों की पटरी पर सरसराने लगा। वह अपने लिए सुराख ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, मगर एक बार सिर पटककर और निराश होकर दूसरी ओर को मुड़ जाता। खिड़कियों में से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं बढ़ गई थी। उनमें चेमेगोइयां चल रही थीं कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिरागदीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की सारी घटना आज खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबा ही गनी की सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया कि वह 1 मिनट आकर एक जरूरी बात सुन जाए। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था, चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ पर कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों में से नीचे झांकने लगीं। चिराग ने डयोढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर खींच लिया और उसे गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, न रखे पहलवान, मुझे मत मार। हाय मुझे बचाओ जुबैदा, मुझे बचा। और ऊपर से जुबैदा चीखती हुई नीचे डयोढ़ी की तरफ भागी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती हुई बाहें पकड़ लीं और रखा उसकी जांघों को घुटने से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है? भैन के, तुझे पाकिस्तान दे रहा हूं, ले। और जुबैदा के नीचे पहुंचने से पहले ही उसने चिराग को पाकिस्तान दे दिया। आसपास के घरों की खिड़कियां बंद हो गईं। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा
किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाजें सुनाई देती रहीं। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान देकर विदा कर दिया, मगर दूसरे तबील रास्ते से उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गईं। 2 दिन तक चिराग के घर की खानातलाशी होती रही। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी। रखे पहलवान ने कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उसने उस मकान पर नजर रखकर ही चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी खरीद रखी थी, मगर आग लगाने वाले का पता ही नहीं चल सका। उसे जिंदा गाड़ने की नौबत तो बाद में आती। अब 7.5 साल से रखा पहलवान उस मलबे को अपनी जागीर समझता आ रहा था, जहां न वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और न खोंचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी अनुमति के कोई ईंट भी नहीं उठा सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी के कानों तक पहुंच जाएगी। जैसे मलबे को देखकर उसे अपने आप ही सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे की चौखट को बाह में लिए हुए रो रहा था। बोल चिराग दीना, बोल, तू कहाँ चला गया? ओए, ओ किश्वर, ओ सुल्तान, हाय मेरे बच्चे, ओए, गनी को कहाँ छोड़ दिया? ओए। और भुरभुरे किवाड़ से कड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए हुए रखे पहलवान को किसी ने जगा दिया, या वह वैसे ही जाग गया। यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है, उसके गले में थोड़ा झाग उठाया, जिससे उसे खांसी हो आई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की ओर देखकर उसकी छाती से धौंकनी का सा स्वर निकला और उसका निचला ओंठ थोड़ा बाहर को फैलाया। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द लच्छे पहलवाने ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग के कारण घरघराई हुई आवाज में कहा। मगर वह वहां पर बैठा है। लच्छे ने आंखों में रहस्यमय संकेत लाकर कहा, बैठा है, बैठा रहे, तू चिलम ला। उसकी टांगें थोड़ी फैल गईं और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेरा। मनोरी ने अगर उसे कुछ बताया उताया तो लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, मनोरी की शामत आई है। लच्छे चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थीं। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर उसके हाथ में दिया तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और भी तो किसी से गनी की बात नहीं हुई? नहीं। ले, और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। लच्छे ने देखा कि मनोरी मलबे की तरफ से गनी की बाह पकड़े हुए आ रहा है। वह उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकतीं और आधा क्षण गनी की ओर लगी रहतीं। मनोरी गनी की बाह पकड़े हुए उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे पहलवान को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था, उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते न पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गईं और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घरघराहट हुई, पर वह बोला कुछ नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा, मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिरागदीन का बा। पहलवान ने संदेहपूर्ण दृष्टि से उसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर चमक आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां जरा फैल गई थीं। रखे का निचला होंठ फड़का,
फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया। गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, परंतु पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गईं। वह पीपल के तने का सहरा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चेमेगोइयां तेज हो गईं कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को कुछ नहीं कह सकता, अब वो दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा न इसका है, न गनी का मलबा तो सरकार की मिल्कियत है। किसी को गाय का खूंटा नहीं लगने देता। मनोरी भी डरपोक है। उसने गनी को बताया क्यों नहीं कि रखे ने ही चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं है, सांड है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। दिनी बेचारा कितना दुबला हो गया है। दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या रह गया है। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ मिट्टी देखने आया हूँ। बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तू सच पूछ रखे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को जी नहीं करता। और उसकी आंखें छलछला आईं। पहलवान ने फैली हुई टांगें समेट लीं और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी और वह कश खींचने लगा। तू बता रखे, यह सब हुआ किस तरह। गनी आंसू रोकता हुआ आग्रह के साथ बोला, तुम लोग उसके पास थे। सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो वह तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसे इतनी भी समझ नहीं आई। ऐसा ही है। रखें को स्वयं लगा कि उसकी आवाज में कुछ अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होंठ गाढ़ी लार से चिपक से गए थे। उसकी मूंछों के नीचे से पसीना उसके होठों पर आ रहा था। उसके माथे पर किसी चीज का दबाव पड़ रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान के क्या हाल हैं? उसने वैसे ही स्वर में पूछा। उसके गले की नसों में तनाव आ गया था। उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। मैं क्या हाल बताऊं? रखे। गनी दोनों हाथों से छड़ी पर जोर देकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल पूछो तो वह खुदा ही जानता है। मेरा चिराग साथ होता तो और बात थी। रखे। मैंने उसे समझाया था कि मरे साथ चला चल, मगर वह अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर कैसे जाऊं। यहाँ अपनी गली है, कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा न सही, बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों जनों ने जान दे दी। रखे। उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था कि रखे के रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जब आनी आई तो रखे के रोके न रुक सकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही थी। उसे अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अंतड़ियों के पास जैसे कोई चीज उसकी सांस को जकड़ रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके पैरों के तलुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में फुलझड़ियां सी ऊपर से उतरतीं और उसकी आंखों के सामने से तैरती हुई निकल जातीं। उसे अपनी जबान और होठों के बीच का अंतर कुछ ज्यादा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से होठों के कोनों को साफ किया और उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, सच्चिया तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने लक्षित किया कि पहलवान के होंठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे गहरे हो आए हैं, तो वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जी हल्कान न कर रखिया। जो होनी थी सो हो गई। उसे कोई लौटा थोड़े ही सकता है।
खुदा नेक की नेकी रखे और बद की बदी माफ करें। मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो। मुझे आकर इतनी ही तसल्ली हुई कि उस जमाने की कोई तो यादगार है। मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे। जीते रहो और खुशियां देखो। और गनी छड़ी पर दबाव देकर उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने फिर कहा, अच्छा रखे पहलवान, याद रखना। रखे के गले से स्वीकृति की मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा बीच में लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी गली के वातावरण को हसरत भरी नजर से देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चेमेगोइयां चलती रहीं कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा। गनी के सामने रखे का तालु किस तरह खुश्क हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा, बेचारी कितनी अच्छी थी, कभी किसी से मंदा बोल नहीं बोली। रखे मरदूद का घर न घाट, इसे किस माम बहन का लिहाज था। और थोड़ी ही देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आईं, बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे और 12-13 बरस की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरी से गुत्थम गुत्था हो गईं। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खनखारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां से गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था। आया था। रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर पहलवान रोज की तरह गली के बाहर बाईं ओर की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज अक्सर वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताया करता था। मगर उस दिन वह लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण सुनाता रहा, जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को विदा करके वह गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को खड़ी देखकर वह रोज की आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा। तत 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 और भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पर बैठ गया। गली उस समय बिल्कुल सुनसान थी। कमेटी की कोई बत्ती न होने से वहां शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता हुआ बह रहा था। रात की खामोशी के साथ मिली हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी में से निकल रही थीं। एक भटका हुआ कौआ न जाने कहां से उड़कर कड़ी की चौखट पर आ बैठा। उससे लकड़ी के रेशे इधर उधर छितरा गए। कौए के वहां बैठते ने बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्राकर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा, ववो औवो। कौवा कुछ देर सहमासा चौखट पर बैठा रहा, फिर वह पंख फड़फड़ाता हुआ उड़कर कुएं के पीपल पर चला गया। कौए के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की ओर मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, दुर 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 दुरे। मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा, वु 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 वु। हट हट दुर्र दुर्र दुरे वुओ औ वुओ। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया, पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान मुंह ही मुंह में कुत्ते की मां को गाली देकर वहां से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट गया। पहलवान के वहां से हटने पर कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की ओर मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंककर जब गली में उसे कोई प्राणी चलता फिरता दिखाई नहीं दिया तो वह एक बार कान झटककर मलबे पर लौट आया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा।